नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज से एक नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए। कैसा है यह अध्याय? आज उस अध्याय का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर भाई पहले अध्याय कौन-सा है, इस विषय में जान लें। देखिए हमारी पूरी पुस्तक जो है, उस पुस्तक का नाम है हमारे धर्म की विशेषता, जो कि हमारा चैनल है। इस चैनल के अंदर हमने नया अध्याय चालू किया, जो कि है नवग्रह, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली के 12 भावों में नवग्रह बैठे यानी पहले भाव में सूर्य का क्या फल होगा, दूसरे भाव में सूर्य का, तीसरे भाव में इसी प्रकार पहले भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा, इसी प्रकार पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में मंगल, नवग्रहों का 12 भाव में क्या फल होगा, इस चैप्टर को लेकर, इस अध्याय को लेकर प्रारंभ करते हैं। और आज इस अध्याय का पहला चैप्टर यानी सूर्य का चैप्टर है। सूर्य का चैप्टर यानी सूर्य का पहले से लेकर 12 भाव में बैठने पर क्या फल होगा। किसी की कुंडली देखिए, आज पहले आपको बताते चलूं कि जो भी, अरे हमको लगता है कि ये बात हमें हर वीडियो में करनी होगी, क्योंकि भाई कोई सूर्य को देखने आएगा, कोई चंद्र को देखने आएगा, कोई मंगल को देखने आएगा। तो चलिए हर वीडियो में कहते चलेंगे कि हम इस वीडियो में जो भी आपको फलादेश बताने वाले हैं, वह किसी राशि पर खटित नहीं है। आपकी चाहे पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कोई भी राशि बने, मेष से मीन तक, पहले भाव से 12वें भाव में कोई भी राशि बने, हमें राशि से नहीं मतलब। हमें मतलब है सिर्फ सूर्य कहाँ पर बैठे हैं इसको लेकर। सूर्य पहले भाव में बैठे हैं, तो जो आपको फल बताने वाला हूँ वो पत्थर की लकीर होगी, वो साबित ही होगा। हाँ, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य तो प्रभाव देंगे देंगे, किंतु उस भाव में जो राशि बनी है वो राशि भी प्रभाव देगी। उस भाव में जो अन्य ग्रह बैठे हैं वह ग्रह भी प्रभाव देंगे। उस भाव में जो अन्य ग्रहों की दृष्टि है उनकी दृष्टियां भी प्रभाव देगी। जो उस ग्रह का स्वामी है, उस भाव का स्वामी है, राशि है, उसका भी प्रभाव रहेगा। तो इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए तब आप इस फलादेश को जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। किंतु एक भाव में एक ग्रह अकेला बैठा हो तब ये 100% श्योर लिख लीजिए आप, वह होकर ही रहेगा। सिर्फ उस ग्रह का राशि जो है, उस भाव का जो राशि, उस भाव में जो राशि बनी उसका राशि, उसके फलादेश को समझ लीजिएगा। तो आइए बात करें सूर्य की। यदि सूर्य देव विराजमान हो तब ऐसा जातक लंबे कद का होता है, उसका कद बहुत ही लंबा होता है। अब इतना भी लंबा नहीं कि 10-12 फुट का हो जाए। एक जो मीडियम हाइट होती है, जैसे आजकल 4.5, 5, 5.5, 6, ये है कि सभी लोगों की इतनी हाइट होती है, किंतु ये थोड़ा अधिक 5.5, 6.5, 6, 7 तक भी जा सकता है। 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5.5, 6, 6.5 तक इतना मान सकते हैं, इतनी उसकी हाइट हो सकती है। लंबे हाइट का, लंबे कद का हो सकता है, और उसका स्त्री से हमेशा जीवन कष्ट में बीतेगा। भाई सही बात है, सूर्य पहले भाव में बैठ जाए तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ती है उनके 7वें भाव पर, पत्नी के भाव में। अब सूर्य कौन है? सूर्य गर्म ग्रह है, पत्नी से मतभेद तो रखेंगे ही, गर्मा गर्मी रहेगी ही रहेगी, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर कहा सूर्य पहले भाव में बैठे तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में हमेशा वात पित्त से वह व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी बुखार इत्यादि बना रहता है। सूर्य गर्म है तो बुखार इत्यादि भी आम बात है, होकर ही रहेगा। इसी प्रकार फिर कहा कि वह व्यक्ति देशाटन करते रहता है, उससे कभी धन से सुख और धनाभाव से कष्ट होता है। कहने का मतलब है हमेशा जब तक धन रहेगा उसके पास, चारों दिशाओं में घूमता रहेगा, और जैसे ही धन खत्म हुआ मन गिराकर बैठ जाता है कि अब क्या करें, अब पैसा नहीं है। फिर पैसा कमाने के लिए उद्यत होता है। ये तो रही पुस्तक की बात। अपने मन से जहां तक मेरा अनुभव है कि पहले भाव में सूर्य बैठे तो ऐसा व्यक्ति हल्का सांवला काले रंग का होता है, ढेर काला भी नहीं हो सकता। अथवा ऐसे व्यक्ति के बाल जो होते हैं बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति के शरीर में हमेशा एक, आप कह सकते हैं अलग तरह की गर्मी, उसका शरीर, आप अपना शरीर इसमें टच कीजिए, हाथ टच कीजिए, तो आपका हाथ या तो ठंडा होगा या तो नॉर्मल होगा, किंतु उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है। चाहे भाई देखिए सिंह राशि भी लगने बन रही हो तब भी ये घटना घटेगी, पहले भाव में सूर्य बैठे हो तब भी ये घटना घटेगी। तो ये रही पहले भाव का हाल। दूसरा भाव थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इस समय बहुत लंबा हो जाएगा। फिर दूसरे भाव में कहा गया है कि यदि जन्म लग्न के दूसरे भाव में सूर्य हो तो वह जातक भाग्यवान होता है, भाग्य उसका साथ देता है, भाग्यवान होता है। 4 पैर वाले जानवर हमेशा उसके पास रहते हैं, गाय भैंस बकरी आदि का सुख मिलता है। तो भाई ठीक है, आज कलयुग में 4 पैर हमारे लिए कौन है? 4 व्हीलर सबसे बढ़िया है। आजकल के गाय बकरी जो भी है सब कुछ यही है। भले ही भाई हमें गाय बकरी से भी सुख मिलता था, पहले का सबसे बड़ा सुख यही था गाय बकरी, किंतु आजकल के जाने का सबसे बड़ा सुख है 4 व्हीलर, चाहे कार हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये सबसे बड़ा है। तो हमें इसका सुख चाहिए, तो आप एक प्रकार ये भी समझ सकते हो कि जातक के पास अधिक वाहन होगा, 4 व्हीलर अनेक प्रकार के होंगे। दूसरा फिर आगे कहा गया है कि द्रव्य अच्छे कार्यों में खर्च करता है, इसका पैसा जहां भी खर्च होगा अच्छे कार्यों में होगा। स्त्री के कारण परिवार में कलह होता है। दूसरा, द्रव्य लाभ से जो भी कार्य करता है वह विफल हो जाता है, यानी सोचे कि वह पैसे से पैसा कमाऊं, जो भी मुनाफा मिले उसी मुनाफे से फिर मुनाफा कमाऊं, वह नहीं हो पाता, उसे मेहनत करनी ही पड़ती है।
यह दूसरे भाव में सूर्य हो उसका फल है। फिर आगे कहा, यदि तीसरे भाव में सूर्य हो, जिस मनुष्य के जन्म लग्न से तीसरे भाव में सूर्य हो, ऐसा जातक बड़ा ही प्रतापी होता है, पराक्रमी होता है। यह भी आम बात है, पराक्रम का भाव है तीसरा भाव, उसमें सूर्य बैठ जाए तो क्रूर ग्रह है, फिर राजा है तो पराक्रम दिखाएंगे ही अपना। तीसरा भाव भी पराक्रम से संबंधित है, तो ऐसा जातक वीर होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, अपने सहोदरों से कष्ट पाता है। तीसरा भाव सगे भाई बहनों का होता है। सूर्य बैठ जाए तीसरे भाव में तो कष्ट मिलना ही मिलना है, गर्मी गर्मा रहेगा ही रहेगा। देखिए एक बात हमेशा नोट कर लीजिए, सूर्य कौन है? गर्म ग्रह है। ये जहां पर भी बैठेंगे उस रिश्तों में गर्मी अवश्य लाएंगे। पहला भाव हो तो स्वयं शरीर में, दूसरा भाव हो तो दूसरे भाव जिस रिश्तों का कहा गया है, तीसरा भाव है, तीसरा भाव जिस रिश्तों से कहा गया है उस भाव में गर्मा गर्मी रहेगा ही रहेगा। तो जातक अपने सहोदरों से कष्ट पाता है, परदेश भ्रमण तीर्थ यात्रा करता है, यानी विदेश भी जाने के चांस बनते हैं, और युद्ध में उसके शत्रुओं का नाश होता है। भाई जब पराक्रमी है तो शत्रुओं का नाश होना ही होना है। अब चौथे भाव की बात, यदि कुंडली के चौथे स्थान में सूर्य हो तो ऐसा जातक सौंदर्यशाली होता है, यानी उसके शरीर में ब्राइटनेस, चेहरे पर ब्राइटनेस होती है, कांति होती है, एक अलग ही चमक होती है। चौथे भाव में सूर्य हो, इसी के साथ साथ फिर कहा, भाइयों आदि से घोर शत्रुता होती है। भाई सबसे बड़ी खतरनाक, भाइयों से घोर शत्रुता होती है। आपके चौथे भाव में है तो देखिए कितनी सच है यह बात, कमेंट में मुझसे बतलाइएगा, तुरंत लिखिए। भाइयों से शत्रुता होती है, सर्वदा परदेशगामी होता है ऐसा जातक, हमेशा देश विदेश में रहता है। युद्ध में शत्रुओं द्वारा उसका मान भंग होता है, यानी ऐसा जातक लड़ाई लड़े शत्रुओं से उसकी पराजय होनी ही होती है। किंतु याद रखिएगा छठे भाव को देखिए, इसके लिए छठे भाव में पापक ग्रह तो नहीं बैठा है शनि जैसे, नहीं तो वो डबल देता है पावर। शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए छठे भाव में तो ये तो बन ही गया आपका शत्रुहंता योग। तब यहाँ पर सूर्य काम नहीं देगा। सूर्य जब भी आप किसी ग्रह का देखो तो उसका अंश बल जरूर देखिएगा, सूर्य अंश बल का है कितना, कितना ये जो है कुंडली में प्रभाव अपना दे सकता है। इन सभी को देखकर तब आगे बढ़िएगा। आगे लिखा है, मन कभी भी शांत न रहने वाला, अर्थात वह जातक उसका चित्त अशांत होता है, मन हमेशा व्याकुल रहता है। चौथा भाव हो गया। बात करिए पांचवें भाव की, पांचवें भाव के लिए कहा गया है कि यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हो तो ऐसा जातक अपने पुत्र से कष्ट पाता है। बात वही आई, मैंने कहा ना, सूर्य जिस भाव में होंगे, गर्म देवता है, गर्म ग्रह है, आग है पूरा अंदर, जहां पर बैठेंगे उस रिश्तों में गर्मी लाएंगे। पांचवा भाव पुत्र का भाव है, चौथे भाव माता का भाव याद रखिएगा। तो चौथे भाव में रहेंगे तो माँ से गर्मी गर्मा, पांचवें भाव में रहेंगे तो पुत्र से गर्मी गर्मा, संतान से कभी नहीं बनेगी। इसी प्रकार पुत्र से ज्यादा कष्ट पाता है, उसकी बुद्धि हमेशा दूसरों को ठगने में लगी रहती है। सूर्य राजा है, ज्ञान भाव है पांचवा भाव, तो हमेशा क्रूर कर्म, गलत काम हमेशा उसके ज्ञान में रहेगा, ठगना उसका ज्ञान रहेगा, ठगना उसका कर्म रहेगा, वो ठगने में पारंगत होगा। एक तरह से आप कह सकते हो, सोच लो उसने उसकी पढ़ाई ही की है। इसी प्रकार उसकी मृत्यु कलेजे की बीमारी से होती है। यह भी भाई लिखने लायक है, एक सूत्र आप समझ सकते हो कि सूर्य पांचवें भाव में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु उसके हृदय रोग से होती है। कितना यह परफेक्ट सूत्र है, लिखकर बताइएगा। फिर द्रव्य संचयी होता है, असावधान एवं निश्चिंत हो रहता है। कंजूस एक प्रकार से कह सकते हैं महाराज, कंजूस होता है, हमेशा पैसा बचा कर रखता है, और असावधान होता है, कब कहां से कौन आक्रमण कर दे। निश्चिंत होता है, कोई फिक्र नहीं, मस्त मौला एकदम। आगे बढ़िए, छठे भाव, छठे भाव के लिए कहा गया है, यदि जन्म काल से छठवें भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश करता है। मैंने कहा ना, छठे भाव में कोई भी पापक ग्रह हो शत्रुहंता योग बनाता है। सूर्य भी पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, शत्रुहंता योग बनाया, शत्रुओं का नाश किया, शत्रुओं का नाश करता है। राजा अथवा मित्रों से बढ़कर अपने द्रव्य को व्यय करता है, यानी जितना एक राजा धन का खर्च नहीं कर सकता, उसका मित्र खर्च नहीं करता, उससे अधिक बढ़ चढ़ कर दिखाने के लिए ये खर्च करता है अपना धन। इसी प्रकार ननिहाल से आपत्ति रहती है, छठा भाव मामा का भाव है। तो जब अभी जातक के सूर्य छठे भाव में रहेंगे तो मामा से गर्मी गर्मा रहेगा, ननिहाल से गर्मी गर्मा रहेगा तो ननिहाल से नहीं बनेगा। इसी प्रकार उसे परदेश गमन में भील म्लेच्छ आदि जातियों से कष्ट मिलता है। जब भी वो परदेश जाएगा तो परदेश उसके लिए सुटेबल नहीं है, उसे वहां पर कोई ना कोई दिक्कत होती रहेगी। सातवें भाव में आ जाइए, यदि मनुष्य की कुंडली में सूर्य सातवें भाव में हो तो ऐसा जातक स्त्री क्लेश होता है। ऐसे जातक की स्त्री चिड़चिड़ी होती है। वही सोचिए, जो सूर्य लग्न में बैठकर सातवें भाव पर दृष्टि देकर उस सातवें भाव को पीड़ित कर रहा था, अब वही सूर्य यदि स्वयं सातवें भाव में आ जाए, कष्ट मिलना ही मिलना है। सातवां भाव स्त्री का भाव है, क्लेश होना ही होना है। किंतु याद रखिएगा, जो सातवां भाव में कोई और ग्रह की राशि बनी हो, उस ग्रह का राशि मजबूत हो, सूर्य कमजोर हो, तब यह योग, यह भाव निष्फल हो जाता है। सूर्य वहां पर झगड़ा कराएंगे थोड़ा सा, बाकी उस ग्रह के प्रभाव से सब स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसी प्रकार सूर्य सातवें भाव में हो तो शरीर में कोई ना कोई पीड़ा लगी रहती है, मानसिक टेंशन बना रहता है। प्रिय दर्शकों, व्यापार में अल्प लाभ, मन में सदा लोगों की डाह होने से सुखपूर्वक निद्रा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति
ईर्ष्या रखता है, सभी से डाह रखता है कि मुझसे आगे ये कैसे चले गए। बिजनेस व्यापार में अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा उसको ईर्ष्या रहती है, मुझसे आगे कोई ना बढ़ जाए, मुझसे आगे कोई ना बढ़ जाए। इस प्रकार का होता है वह जातक। आपकी कुंडली में है तो बताइए, किसी और की कुंडली में तो जांच कर फिर बताइएगा। भाई इन सूत्रों को सिद्ध भी तो करना है कि कितने सिद्ध यह सूत्र हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार आगे लिखें कि यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य हो तो 8वें भाव में सूर्य होने से जातक कामी होता है, अत्यधिक कामी होता है, और वह हमेशा कष्ट भोगा करता है, विदेशी स्त्रियों से संबंध रखता है। जो चीजें खाने पीने लायक नहीं होती उन चीजों को, यानी मांस भक्षी होता है, भाई मांस खाने की नहीं किंतु खाता है। जो चीजें खाने पीने की नहीं होती उन्हें भी खाना खाता है, पीता है। उसके द्रव्य की चोरी होती है, यानी जीवन में उससे एक बार उसके जीवन काल में उसके धन की चोरी होती ही होती है। और वह जातक कठिन और गुप्त संपत्ति भी प्राप्त करता है, यानी कहने का मतलब है कि जीवन काल में एक ना एक बार कोई संपत्ति, किसी की धरोहर अवश्य मिलती है। वो रखा रखा किसी का, उसका मेहनत का नहीं, चाहे लॉटरी, सट्टा, जुआ, चाहे जहां से भी रखा रखाया धरोहर मिलकर ही रहती है, जिसे हम आप जो है धन लाभ भी कह सकते हो, आकस्मिक धन लाभ भी कह सकते हो, जो कि राहु से होता है और सूर्य से भी यही होता है। या रही 8वें भाव की बात करें 9वें भाव की, तो यदि 9वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक दुष्ट होता है। मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तक कह रही है, पुस्तक में लिखा है कि 9वें भाव में सूर्य हो ऐसा जातक दुष्ट होता है। उसकी चिंता कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा चिंतित रहता है। अनिच्छा होते हुए भी तपस्या से उच्च कर्म को प्राप्त करता है और सहोदरों से कष्ट पाता है। यानी महाराज तपस्या से उच्च कर्म प्राप्त करता है किंतु सहोदरों ने कष्ट पाता है। मेरे जहां तक समझ आता है ये भाव कि 9वें भाव में सूर्य हो ऐसा जातक घर परिवार से अलग हो जाए, मोह माया से अलग हो जाए, अपना गृहस्थ आश्रम पार करने के बाद धीरे धीरे संन्यास की ओर बढ़ जाए, किसी से कोई नाता रिश्ता ना रखे, तब उसका जीवन सही बीतेगा। आपकी कहाँ तक राय है कमेंट में बताइएगा। यदि 10वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक जो भी बिजनेस व्यापार अपना करता है उसके सभी कार्य, यदि एक बार वह जीवन में सफल हो जाए, उसके सभी कार्य बड़े ही अच्छे से किसी रुकावट के पार हो जाते हैं। किसी भी चीज में वो हाथ डाले, बिजनेस की लाइन में, सरकारी नौकरी की लाइन में, वह सब अच्छे से पार होता रहता है। उसे नौकरियां सहज में ही मिल जाती हैं, समझे कि बस इसके लिए रखा था ये आवे उठाकर ले जाए, इतनी सहज होती है। इस प्रकार सूर्य एकादश भाव में 11वें भाव में चले जाए तो लिखा है जिसके जन्म से एकादश स्थान में सूर्य हो उसी राज्य से उत्तम अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब है राज्य से उत्तम अधिकार कब मिलता है? आज के लिए जब डीएसपी बने, एसपी बने, राज्य का कोई मंत्री नेता बने, तब ऐसा जातक समझ ली ऐसा बन सकता है, ऐसा उस जातक के साथ हो सकता है। अधिकार प्राप्त होने से उसे द्रव्य लाभ होता है, ऐसा अधिकारी बनकर वह द्रव्य का लाभ ले सकता है। अथवा ये भी कहा गया है कि ऐसा जातक जिसके कुंडली, देखिए अपना कथन है, पुस्तक में लिखा कि ऐसा जातक जिसके कुंडली 11वें भाव में सूर्य हो, यह राजा का पीए बन जाए, राजा के जैसे पहले मंत्री होते थे अब पीए बन जाए, अथवा जो राजा के कार्यकर्ता होते हैं, आजकल के मंत्रियों के जो कार्यकर्ता हैं, वह भी बनकर यदि राजाओं के साथ रहे, मंत्रियों के साथ रहे, अच्छी खासी इनकम कर सकता है। जब मेरा कथन है, पुस्तक का कथन भी यही मिला जुला कर होता है कि ऐसा जातक यदि जो लोग उच्च अधिकार प्राप्त किए हैं उनके साथ रहे और उनसे अनेक प्रकार का द्रव्य लाभ होता है, उससे उसके प्रताप से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसे संतान से दुख मिलता है। भाई संतान से देखा जाए, पंचम से 7वां भाव है, यानी 5वें भाव से 11वां भाव गिना जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5वें से 7वां भाव है। और 11वें भाव से देखा जाए तो 11वें से 7वां भाव है, यानी सूर्य की 7वीं दृष्टि यानी नीच। भाई सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, अब सूर्य कुंडली बनाई जाए तो सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं तो सूर्य वहां पर उच्च के हो गए 11वें भाव में, किंतु नीच कहां पर हो गए? तो अपने 7वीं राशि तुला राशि कहां पर बनेगी? तुला राशि बनेगी पंचम भाव में, तो नीच के हो गए, पुत्र से कष्ट मिलना ही मिलना है। जो 11वां भाव का वहां पर जो है रिश्ता है, उस रिश्ते में भी गर्मी गर्मा होनी ही होनी है। 11वां भाव कौन रिश्ता है? वहां पर चाचाओं का रिश्ता है, चाचाओं के साथ गर्मी होनी है, उनसे कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो ये सब अपने आप सोच विचार कर तब फलादेश के फला जोड़ कर फिर आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य के जन्म लग्न से द्वादश भाव में सूर्य हो तो उसे नेत्र पीड़ा होती है। 12वें भाव में सूर्य हो उसको नेत्रों में पीड़ा होती है। अब देखिए नेत्र पीड़ा के लिए भी दो भाग का बांटा गया है, दूसरा भाग कुंडली में बाई आंख का और 12वां भाग दाई आंख का। तो दाई आंख का देखना हो तो 12वां भाव देखिए, दूसरा भाव देखना हो उसे देखिए नेत्र पीड़ा कहा गया, यानी कुंडली के इन भाव में सूर्य है तो आंख में जरूर कोई ना कोई दिक्कत होगी, किंतु उनमें भी दूसरे भाव में हो तो 12वें से अधिक दिक्कत, और दूसरे भाव में हो तो दाहिने से अधिक दिक्कत, और 12वें भाव में हो तो बाएं से अधिक दिक्कत होती है। दर्शकों इस प्रकार आप समझ सकते हैं। फिर आगे लिखा कि 12वें भाव में हो तो नेत्र पीड़ा होती है, शत्रुओं के साथ युद्ध में विजय मिलती है, प्राप्ति की आस्था से स्थिरता रहती है, शरीर कष्ट नष्ट हो जाता है, चाचा के पक्ष से आपत्तियां आती है और यात्रा में हानि होती है। यानी कभी भी ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का मौका नहीं मिल पाता। प्रिय दर्शकों ये थे सूर्य से जुड़े हुए सूर्य के द्वादश भाव में रहने का फल। इन फलों को मैंने एक पुस्तक से बतलाया, पुस्तक आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है, कहाना परदादा के जमाने की है, और आज मुझे जाकर मिली तब मैंने आपको पुस्तक के माध्यम से सभी बताए। अब इसमें बतलाए गए सूत्र कितने परफेक्ट हैं, कितने सही हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कुंडलियों में देखिए, भाई हालांकि मैं भी चेकिंग करूंगा, किंतु आप देखिए एक सूत्र को जब एक व्यक्ति परखता है तो काफी समय लगेगा,
क्योंकि भाई मैं एक साथ 100 कुंडलियां देख नहीं सकता, देखूंगा आज एक, कल एक, परसों एक के बाद एक देखता चलूंगा, मुझे 100 दिन लगेंगे इस सूत्र को परखने में। अब सब लोग मिलकर एक साथ एक दिन में किसी सूत्र को परखे वो सिद्ध हो जाता है, और जब सब लोग एक साथ कमेंट में कहें कि नहीं ये सूत्र सही है, तब उस सूत्र की पुष्टि होती है। तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ कि जो जो बातें बतलाई उसको कहीं लिखे होंगे या माइंड में फिट किए होंगे, तो आप भी अन्य कुंडलियों पर इन सूत्रों को आजमाइएगा, देखिएगा कितने सिद्ध होते हैं, कितने सही बैठते हैं। अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, यदि कोई भी सूत्र सही हो तो कमेंट में बताइएगा। मुझसे विश्लेषण करते वक्त सूर्य का कहीं किसी जगह पर कुछ छूटा हो वो भी बताइएगा। ये दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें सहयोग करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। भाई चैनल पर नए हैं, समझते हैं क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने की जरूरत नहीं है, करके तब जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।